92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य रॉबिन कुमार सिंह की लिखी कहानी राज। बादाम, पापड़, दाल, चने, दीवारें और मन, सब में सीलन घुस आई। मुंबई 3 दिन से बरस रहा था। मन उचट पड़ा और मैं गरीब रथ पे सवार हो गया घर जाने के लिए। एक दोस्त को पहले ही फोन कर चुका था कि मुझको मथुरा जंक्शन पे लेने आ जाए। वहां से अलीगढ़ बस 70 किलोमीटर दूर है। नामालूम ऐसी कौन सी विचित्र समस्या हुई उस दिन की ट्रेन निर्धारित समय से पहले ही पहुंच गई मथुरा जंक्शन। मैंने ट्रेन से उतरते ही अपना लैपटॉप वाला बैग हिफाजत से कंधे पे टांग लिया और उस पहिए वाले बैग को एक खास अंदाज में प्लेटफॉर्म पे घसीटते हुए चाय का कोई स्टॉल ढूंढने लगा। मेरी अदा अगर वहां मौजूद किसी फिल्मी टाइप के आदमी ने देखी होगी तो उसको यही लगा होगा कि 90 के दशक का कोई फिल्मी हीरो विलन को बालों से पकड़ के काली के मंदिर लिए जा रहा है। चले छोटू, चाय कर देख, कर रही थी। हाँ, मेरी आवाज की तुनक और बोली की पिनक से चाय वाले को साफ हो गया कि 5 रुपए वाली चाय वो मुझको 7 रुपए में बेच ही नहीं सकता था। जब वो अपने स्टोव में हवा भरने लगा तो मैंने जेब से मोबाइल निकाला और खनक के बोला, पार्टनर, ट्रेन पहुंच गई, कहां पे हो? तैने हद कर दी यार, तू कभी स्कूल कॉलेज तो टाइम पे पहुंचाना है, इतनी जल्दी क्यों आ गया? अधमरी आवाज में मेरे बचपन के दोस्त प्रदीप ने मुझे भकोसने का असफल प्रयास किया, जिसका जवाब मैंने ये कह के दिया, भाई मैं थोड़े चला रहा था ट्रेन, आ गई जल्दी तो मैं क्या करूं, ये बता कितनी देर में आ रहा है तू? खुद सवाल करके मैं खुद ही उसको जवाब देने लगा, 10 से पहले तो तू आ ही ना पाएगा, चल आ जल्दी, मैं यही मिलूंगा। चाय अभी खौल ही रही थी। मैं चाय के बुलबुलों में बनते झागों को देख टाइम पास करने लगा। कान में एक जानी पहचानी आवाज आई, भैया एक चाय दे दीजिए। मैं सकपका के पलटा तो जानी पहचानी आवाज वाली मुझे दूसरी तरफ मुंह करके फोन पे बतियाती मिली। हाँ मम्मी, मैं पहुंच गई हूं, आप अपना ख्याल रखना। इस आवाज का रेशा रेशा मेरे दिल में बस चुके किसी बाइनरी कोड जैसा था। ये वही मैं था जो 2 मिनट पहले शेर बन रहा था, और यह भी मैं ही तो था जो उस पल सहमे कबूतर सा हो चुका था। जिस डर से मैं पिछले 2 साल से जी रहा था, मुझे उसी का सामना करना था। काश मैं उसके पलटने के पहले ही चला गया होता यहां से। ये नताशा थी। 2 साल पहले जब इसकी शादी हुई थी तो मैंने अपनी कलाई काटी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य रॉबिन कुमार सिंह की लिखी कहानी राज। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मथुरा जंक्शन पे अपने दोस्त का इंतजार कर रहा एक लड़का अपनी उसी प्रेमिका से टकरा जाता है जो अब शादीशुदा थी और जिसकी खातिर उसने कभी अपनी कलाई काटी थी। अब आगे मुझे नहीं याद उस पल मथुरा जंक्शन के उस टी स्टॉल पे मेरे सामने खड़ी नताशा ने किस रंग का शलवार कमीज पहन रखा था। नहीं याद उसके बाल खुले थे या उसने वैसे ही किसी पेंसिल में फंसा रखे थे जैसे कॉलेज के दिनों में बांधती थी। नहीं याद कि उसकी आंखों में आज काजल था या नहीं लगा रखा था। मुझे बस उसका मंगलसूत्र दिखा था और उसकी मांग में सिंदूर। मैं बिन कुछ बोले फुर्ती से वहां से निकल जाना चाहता था। कमबख्त खुद ही बोल पड़ी, तुम यहां क्या कर रहे हो? बिल्कुल उसी अंदाज में पूछा था जैसे कॉलेज में पूछा करती थी जब मैं अपनी क्लासेस बंक मार के उसकी क्लास में जा बैठता था। मैं अपना लैपटॉप बैग संभालते हुए बोला, वो ट्रेन जल्दी आ गई। मुझे अपने दिए इस जवाब पे डाउट हुआ कि शायद ये उसके सवाल का जवाब नहीं था। ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक का बयाना था कि आज मथुरा जंक्शन पे ट्रेन वक्त से पहले पहुंच गई थी और हम दोनों को इंतजार करना था हमें लेने आने वालों का।
वैसे मैं स्टेशन से कहीं और भी जा सकता था, मगर मैं नहीं गया। 2 साल बाद देख रहा था उसे, मन नहीं हुआ जाने का। जी मैं आया कि उसको अपनी कलाई दिखा दूं और कहूं, देखो तुम्हारे लिए मैंने अपनी नस तक काट ली थी और तुमने किसी और से शादी कर ली। लेकिन मेरे मेल ईगो ने ऐसा करने से रोक दिया। चाय वाले ने हम दोनों को एक एक कुल्हड़ पकड़ा दिया। चाय से इलायची की खुशबू आई तो इलायची से जुड़ी कॉलेज के वक्त वाली बहुत सी बातें याद आ गईं। मेरा मन उदासी में धसक गया। शायद नताशा ने अपना हाथ देकर मुझे उससे बाहर निकालना चाहा। पूछती है, 2 दिन पहले ही मैंने तुम्हारी नई कहानी पढ़ी थी। तुमने पढ़ी थी? मेरी आवाज में ऐसी खुशी उमड़ आई कि मानो वो कहानी मैंने बस उसी के लिए लिखी हो और मैं बेताब हूं कि बस वो उसे पढ़ ले। नताशा ने अपने हैंडबैग से वो मैगजीन बाहर निकाल के दिखाई, जिसमें अब भी वही पेज खुला हुआ था जिस पे मेरी कहानी छपी थी। मेरा एक छोटा सा फोटो भी था, वही मेरे नाम के साथ। हम दोनों खामोश हो गए। क्या बात करते। उसे जो बताना था वो कह चुकी थी मैगजीन के जरिए, और मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं और कुछ पूछ या बतला पाता फिर उसे। चाय खत्म हो गई। वो पर्स से पैसे निकालने को हुई, लेकिन मैंने दोनों चाय के पैसे दे दिए। उसने एतराज नहीं किया। मेरी हालत अजीब हो गई। रुआसी आंखें लिए न मुझसे वहां खड़ा हुआ जा रहा था उसके सामने, न ही मैं उसे छोड़ के जा पा रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य रॉबिन कुमार सिंह की लिखी कहानी राज। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मथुरा जंक्शन पे अचानक अपनी पूर्व प्रेमिका को सामने पाकर एक लेखक खुद को असमंजस में फंसा महसूस करता है। अब आगे। जब हम दोनों में से कोई नहीं हिला उस टी स्टॉल से, तो मैंने पूछ ही लिया फिर नताशा से, तुम मथुरा में कैसे? किसी काम से आई हो? वो अपने बाल खोलकर कंघी करते हुए बोली, हाँ, मैं वो यहाँ गुलाटी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने लगी हूं। मगर तुम्हारी... मैं कुछ कहते कहते चुप हो गया। मैं उसे देख रहा था बाल बनाते हुए। मैं चुप ही रहा। मेरे सवाल को जानने की उसने भी कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। मोहब्बत के 4 साल साथ गुजारे थे हमने। आधे अधूरे अल्फाजों में शायद अब भी समझ जाते थे हम एक दूसरे को। यकीनन वो समझ गई थी कि मैं उसकी शादी से जुड़े सवाल करने में असहज महसूस कर रहा हूं। वैसे हमारी एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मुझे पहले से मालूम था कि नताशा की शादी चंडीगढ़ के किसी बिजनेसमैन से हुई थी। वो कॉमन फ्रेंड इनकी शादी में गई भी थी। चंडीगढ़ के अमीर बिजनेसमैन की बीवी यूं मथुरा में आके नौकरी कर रही है। मेरे मन में तरह तरह सवालों और ख्यालों की लीनियर इक्वेशन बनने लगी। मैं उसे देख भी रहा था और नजरें चुरा भी रहा था। तुम तो घर आए होगे ना? उसने सहजता से पूछा। हाँ, बहुत दिनों से नहीं आ पाया था। आजकल क्या लिख रहे हो? फिल्म वगैरह लिखने का कोई प्रोजेक्ट मिला? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। हम ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई पुरानी स्कूल टीचर मेरे करियर का ब्यौरा ले रही हो और मैं एक आज्ञाकारी छात्र की तरह सब बताता जा रहा हूं। इसी बीच मेरी नजर खाकी शर्ट पे लाल अंगोछा डाले एक सज्जन पे पड़ी। वो भाई साहब अपनी नियमित ड्यूटी के अनुसार सीकों वाली झाड़ू से प्लेटफॉर्म पे धूल उड़ाने में लगे हुए थे। मुझे आशंका हुई उनके नजदीक आने पे हमको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी और फिर शायद हम अपने अपने रास्ते चले जाएं। मैं जाना नहीं चाहता था अभी। नामालूम उस सज्जन ने मेरे दिल की बात सुन ली थी क्या? उन्होंने हमारे पैरों के पास से कूड़ा नहीं झाड़ा। हम दोनों यूं ही खड़े रहे उस टी स्टॉल के सामने। हमारी बातों के बीच चाय वाले ने बिना मांगे हमें एक एक कुल्हड़ चाय और पकड़ा दी। नताशा ने कुल्हड़ उचकाते हुए मुझसे कहा, मैं पूरी नहीं पी पाऊंगी। मैं बोला, कोई बात नहीं, छोड़ देना। मेरे ख्याल से उसने अल्फाज पकड़ते हुए कहा था, छोड़ना अच्छा नहीं लगता।
फिर 1-2 मिनट का सन्नाटा रहा हमारे बीच। उसने खामोशी पहले तोड़ी। यहां से अलीगढ़ कैसे, बस से जाओगे? नहीं, वो एक दोस्त को बोला है, लेने आएगा। अभी कहीं भी जाने की बात में मेरी कोई रुचि नहीं थी, शायद इसीलिए मैंने बड़े फीके अंदाज में जवाब दिया। कार से जाओगे? हाँ, संभल के जाना, गाड़ी उड़ा के ले जाने की जरूरत नहीं है, बहुत तेज चलाते हो तुम। उसकी आवाज में फिक्र झलक रही थी। मैं उसकी इस सच्ची फिक्र को कोसने लगा, जिसपे अब मेरा कोई कानूनी हक तो नहीं ही था। कम से कम मोहब्बत के उन 4 सालों में इसी फिक्र पे तो मैं फिदा भी था। मेरी फिक्र, मेरे खाने पीने की फिक्र, बीमार होने पे दवाई की फिक्र, इम्तिहानों में मेरी पढ़ाई की फिक्र, मेरे घर वापस पहुंच जाने की फिक्र। नताशा मुझे एक आम लड़के से एक खास लड़का बना के रखती थी हमेशा, मगर फिर वो खुद ही मुझे अपने खासम खास से महज एक आम शख्स बनाकर चली गई थी मेरी जिंदगी से। किसी गाड़ी के आने के अनाउंसमेंट ने मुझको जगाया। नताशा ने चाय पूरी पीकर कुल्हड़ कूड़ेदान में डाल दिया। इतनी देर में हम यूं ही खड़े हुए थे। शायद उसके पैर हल्की हल्की थकान मानने लगे होंगे। वो टी स्टॉल के पास लगे एक पिलर से कमर सटा के खड़ी हो गई। मुझे आश्वासन से मिल गया था कि वो अभी तुरंत नहीं जा रही। फिर भी मैंने टटोला, कोई लेने आ रहा है? हाँ, वो बस इतना ही बोली और फिर एक पल रुक के मुझसे पूछा, तुम्हारे दोस्त को टाइम लगेगा आने में? हाँ, वो तो अभी सोया पड़ा था, 2-3 घंटे लगा देगा पहुंचते पहुंचते। मेरे जवाब के पूरा होने से पहले ही वो अपने मोबाइल पे कोई नंबर डायल करने लगी। न जाने किसे कॉल कर रही थी। इसी बीच मैंने उसकी शक्ल को गौर से देखा। बिल्कुल नहीं बदली थी, हूबहू वैसी ही। बस एक फर्क आया था, पहले उसकी दोनों भवें आपस में जुड़ी हुई हुआ करती थी। शायद किसी दबाव में अब उसने दोनों भवों को अलग अलग कर रखा था। रमेश भैया, आप रहने दीजिएगा, मैं खुद आ जाऊंगी। फोन डिस्कनेक्ट करके उसने मुझसे पूछा, तुमने प्रेम मंदिर देखा है यहाँ का? नहीं, मैंने कोई मंदिर नहीं देखा यहाँ का। मैं मन ही मन झल्ला रहा था। जी हो रहा था उसको झंझोड़ दूं और पूछूं, तुम इतनी सहज कैसे हो सकती हो? क्या तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरी मौजूदगी का? बजाय इसके कि तुम मुझसे पूछो कि मैंने शादी की या नहीं, कि मैं तुमसे दूर रह के कैसे रह पा रहा हूं, तुम मुझसे पूछ रही हो प्रेम मंदिर देखा है, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं नास्तिक हूं। मगर मैं कुछ न बोल पाया और रेलवे स्टेशन के सामने से हम एक ऑटो रिक्शा में बैठ गए। मेरी ओर देखते हुए नताशा ने उस ऑटो वाले से कहा, प्रेम मंदिर ले चलो। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य रॉबिन कुमार सिंह की लिखी कहानी रास। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एक राइटर को मथुरा जंक्शन पे अकस्मात ही उसकी पूर्व प्रेमिका मिल जाती है और वो उसे प्रेम मंदिर दिखाने ले जाती है। अब आगे। इतने सालों के बाद उस दिन जब मैं और नताशा ऑटो रिक्शा में यूं नजदीक बैठे तो हम दोनों के बीच में हिचकिचाहट ऐसे आ गई जैसे मम्मी पापा के बीच कोई बच्चा आके बैठ जाता है। हम दोनों के बीच से उस हिचकिचाहट को हटा के मैंने अपना लैपटॉप बैग रख दिया। भैया, हाईवे की साइड से ले लीजिएगा, नताशा ने ऑटो वाले को निर्देश दिया और फिर बाहर देखने लगी। हमारे ऑटो के साथ सड़क के किनारे किनारे बबूल के पेड़ भाग रहे थे। किसी पेड़ में पतंग, किसी में अधफटी पॉलिथिन, तो किसी में कपड़े के टुकड़े अटके हुए थे। अधूरे प्यार में इंसान भी तो ऐसा ही अटका सा रह जाता है। हम दोनों खामोश थे। वो क्या सोच रही थी वो जाने। मैं कॉलेज वाला टाइम याद कर रहा था। उन दिनों मेरे पास ऑटो के लिए पैसे नहीं होते थे, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था कि वो मेरे साथ मेरी वजह से भीड़ भरी किसी बस में चले। मैं अपना डिनर स्किप कर देता था। ऑटो के किराए में 100 रुपए जो फूक जाते थे रोजाना। घर से बहुत सीमित पैसे आया करते थे। मेरे पिताजी उसके डैड की तरह कोई धन्ना सेठ नहीं थे, काश होते। वैसे मेरे डिनर की भरपाई वो सुबह मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाके करवा देती थी।
वो खूब जानती थी कि मुझे सुबह उठते ही बहुत तेज भूख लगती है। भैया बस यहीं पुल के पास रोक दीजिएगा। नताशा ने ऑटो प्रेम मंदिर से कुछ पहले ही एक रेस्टोरेंट के सामने रुकवा लिया। चलो कुछ खा लो, वरना मंदिर में मन नहीं लगेगा फिर तुम्हारा। ठीक सी ही सही, पर इतनी देर में वो पहली बार मुस्कुराई। पहले तो खूब खिलखिलाती थी। कॉलेज कैंटीन में बैठे हम अंताक्षरी खेलते थे तो सबसे ज्यादा बेईमानी भी वही करती थी। वो बहानेबाज थी, इस बात से भी नहीं मुकरा जा सकता। कितनी दफा वो मुझको मॉर्निंग शो के लिए बुला के खुद आती ही नहीं थी। मूवी टिकट्स भी बर्बाद हो जाया करती थी और फिर आके नए नए बहाने मारती थी, और मैं मान भी लिया करता था उसके बहाने, जबकि हम दोनों को पता होता था कि वो सुबह सोती रह जाती थी। मैं अब भी इंतजार कर रहा था उसके किसी झूठे बहाने का। उसने किसी और से शादी क्यों कर ली, मुझे अब भी ये जानना बाकी था। हम रेस्टोरेंट में बैठ गए। अपनी आदत के अनुसार वो मेन्यू की थरो रीडिंग करने में व्यस्त हो गई। मैं इंतजार करने लगा उसकी रीडिंग खत्म होने का। मुझे मालूम था मेन्यू पढ़ने के बाद वो वापस मुझी से पूछेगी, क्या लोगे, राजमा ना? हमने राजमा चावल मंगवा लिए। कुछ भी तो नहीं बदला था हमारे बीच, सब वैसा ही था। मेरा जी हो रहा था उसे बाहों में भर लूं और उससे बोलूं कि मेरे साथ चल पड़े, मेरी बनकर, मगर ये मुमकिन कहां था। राजमा चावल की 2 प्लेट हमारी टेबल पे लग गईं। अब हम एक प्लेट से नहीं खा सकते थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य रॉबिन कुमार सिंह की लिखी कहानी रास। इस कहानी में आपने अब तक सुना, एक राइटर अकस्मात ही मथुरा स्टेशन पे टकरा गई अपनी पूर्व प्रेमिका के कहने पे उसके साथ प्रेम मंदिर जा रहा है। अतीत में बिताए यादगार लम्हे उसे बार बार याद आ रहे हैं। अब आगे। रेस्टोरेंट से प्रेम मंदिर तक हम पैदल ही निकल पड़े। रास्ते भर हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। हाँ, बस जब हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई तो उसने अपने बैग से लाल रंग का छाता निकाल लिया था और मुझे छाते में आने के लिए बोला। मैं हैरान था। ये वही नताशा थी जो बारिश में भीगने के लिए आतुर रहती थी। खैर, मैं इस बारिश में अब अकेला भीग रहा था। जब मुझसे और न रहा गया तो मैंने उससे पूछ ही लिया, नताशा क्यों किया तुमने ऐसा? सब कुछ इतना अच्छा तो था हमारे बीच। अब भी तो अच्छा ही है। उसकी आंखों में मुझे वही पहले वाला प्यार दिखा। मुझको यूं खुद को देखता पाके उसने हाथ के इशारे से मेरा ध्यान सामने की ओर किया। हम प्रेम मंदिर पहुंच गए थे। द्वार से भीतर होते होते हम एक विशाल झूमर के नीचे आ गए। चारों ओर प्रेम की प्रतिमाएं थीं। मैंने प्रेम की इतनी प्रतिमाएं पहली बार देखी थीं। नताशा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली से मेरी हथेली पे आया उसका पसीना मैं अब भी महसूस कर पा रहा हूं। वो मुझे राधा कृष्ण की एक मूर्त के बिल्कुल नजदीक ले गई और बोली, प्यार भी कितना अजीब होता है ना, हो जाए तो खत्म ही नहीं होता। हो सकता है नताशा राधा कृष्ण के प्यार की ओर इशारा कर रही हो, मगर मेरा मन हम दोनों के प्यार को उसकी बात का उचित उदाहरण मान रहा था। मुझे पहली बार मंदिर में इतनी शांति मिली थी। हरे रंग के लहंगा चुन्नी में सजी राधा जी बंसी वाले के कंधे पे अपना सर रखे यूं खड़ी थी मानो उन्हें पूर्णता मिल गई हो। उनकी आंखों में एक विश्वास था। लग रहा था कि वो कृष्ण से कह रही हो, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हम तुम एक रहेंगे सदा। मैं प्यार और निष्ठा को महसूस कर पा रहा था। मैं राधा कृष्ण में मग्न होता जा रहा था। फिर जो कुछ हुआ वो बहुत अलग था, अविश्वसनीय। मंदिर की प्रतिमाएं देखते देखते मैं और नताशा भटक गए। मैं काफी देर तक उसे ढूंढता रहा। मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा था कि मैं क्या करूं, उसे ढूंढूं या वापस स्टेशन चला जाऊं। मैंने मंदिर से बाहर निकलकर उसे तलाशा, फिर
अपनी उस कॉमन फ्रेंड को कॉल लगाया। मेरी फ्रेंड के जवाब ने इतनी देर तक मेरे साथ हो रही सभी घटनाओं को चैलेंज कर दिया। उस दोस्त ने बताया, 3 दिन पहले मथुरा दिल्ली हाईवे पर एक कार एक्सीडेंट में नताशा की मौत हो गई थी। मैं सन्न पड़ गया। तभी मेरे दोस्त प्रदीप का कॉल आया। कहां पे है भाई? प्रेम मंदिर। वहां क्या कर रहा है? मेरे मुंह से निकला, रास। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।